हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है यूट्यूब चैनल महादेव पाठशाला पर। और मैं आर के गौंड आप लोगों को 30 जनवरी का करंट अफेयर्स पढ़ाऊंगा। तो चलते हैं। पहला क्वेश्चन है कि CCRAS यानी कि सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंस और सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी, इनके बीच क्या हो रखा है? एक मेमोरेंडम हो रखा है। किस प्रकार की पांडुलिपि को पुनर्जीवित किया है? किस प्रकार की पांडुलिपि को पुनर्जीवित किया है? तो ये किसको किया है? जो दुर्लभ आयुर्वेदिक पांडुलिपि है ना, उसको ये इन्होंने किया है। तो आप समझिए कि पांडुलिपि क्या होता है। पांडुलिपि यानी कि जिसको बोलते हैं हम लोग मनु स्क्रिप्ट। मनु स्क्रिप्ट, इसको हिंदी में बोलते हैं हस्तलिपि। हस्तलिपि। और लिपि मतलब क्या होता है? लिखा हुआ। और कोई ऐसी चीज जो हाथ से लिखी हुई है, उसी को क्या बोलेंगे हम? मनु स्क्रिप्ट यानी कि पांडुलिपि। तो अभी हुआ क्या है कि केरल में एक 15 दिन का ना शिविर का आयोजन हुआ है। और वहां पे जो पहले की, यानी कि आयुर्वेद के क्षेत्र में जो पहले की पांडुलिपि है, देखिए अभी क्या है कि जैसे हस्तलिपि है ना, अगर मान लीजिए कोई चीज अगर आपने कंप्यूटर में, एक चीज ये भी समझ लीजिए कि अगर आपने लैपटॉप में अपने कोई चीज टाइप किया, जैसे बुक टाइप कर ली, और इसे फिर यहाँ पे प्रिंटिंग के लिए आपने दे दिया, ये प्रिंटिंग के लिए दे दिया, तो ये वाला जो है ये आपका पांडुलिपि नहीं होगा। लेकिन जो आप कच्चा माल तैयार कर रहे हैं, यहाँ पे जो आप हाथ से लिख रहे हैं ना, ये क्या होगा? ये आपका पांडुलिपि कहलाएगा। तो पहले क्या होता था कि पहले जो भोजपत्र होते थे या जो ताड़ के पत्ते होते थे, वहां पर ये चीजें लिखी जाती थी, या कोई अभिलेख होता था, तो वहां पर इन सब चीजों को लिखा जाता था। तो वो जो लिखा जाता था, वो होता था हमारा पांडुलिपि। तो उस समय क्या होता था कि अलग अलग लिपियां होती थी, जैसे अलग अलग भाषाओं में वो लिपि को लिखा जाता था। तो अभी क्या कि उन्हीं को एक शिविर का आयोजन किया गया है, और वो केरल में किया गया है। तो वहां पे हो क्या रहा है कि जो पहले की यानी कि पुरानी लिपियां है ना, उन्हें अनुवाद किया जा रहा है उनका। कि इस समय जैसे कोई मलयाली में कर रहा है या संस्कृत में कर रहा है, तो ऐसे करके उसका अनुवाद किया जा रहा है। तो संस्था की अगर बात करें तो इसमें संस्था कौन कौन सा है? जो CCRAS है, ये आयुष मंत्रालय को दिखा रहा है, जबकि केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, इन दोनों के बीच एक मेमोरेंडम साइन हो रखा है कि भाई हम लोग ये काम करेंगे। कितने दिन के लिए चल रहा है? तो ये 15 दिवसीय कार्यशाला है। कहाँ पे? केरल में। केरल में ये चल रहा है। त्रिशूर, केरल में एक त्रिशूल जगह है, वहाँ पे जो केंद्रीय संस्कृत विद्यालय है, वहाँ पे पूरन टुकरा गुरुवयूर परिसर में ये आयोजित किया गया है। यहाँ पे प्रमुख जो लिपि है जिसको यहाँ पे ट्रांसलेट किया जा रहा है, वो है ग्रंथा वट्टे जुथु, और मध्यकालीन जो मलयालम है। इन तीनों को, इनका क्या किया जा रहा है? ट्रांसलेट किया जा रहा है। जब लिपियों को ट्रांसलेट किया जाता है एक लिपि से दूसरे लिपि में जब लेकर जाया जाता है, तो इसको बोलते हैं ट्रांसलिटरेशन या फिर लिप्यंतरण। क्या बोलते हैं? ट्रांसलिटरेशन या लिप्यंतरण। इसका क्या है कि 5 जो दुर्लभ पांडुलिपि थी ना, उनको लिप्यंतरण किया गया है। किस किस को किया गया है? तो एक धन्वंतरी जो चिंतामणि है, इसको ग्रंथा नामक जो लिपि है उससे संस्कृत में लाया गया है। जबकि द्रव्य शुद्धि नामक जो लिपि थी, द्रव्य शुद्धि नामक जो आपका पांडुलिपि थी, इसको ग्रंथा से संस्कृत में लाया गया है। जबकि वैद्यम और रोग निर्णय जो था, इनको मध्यकालीन मलयालम से मलयालम में लेके आया गया है। ठीक है। और उसके बाद है विविध रोगंगल, ये वट जेथु से मलयालम और संस्कृत दोनों में इसका लिप्यांतरण किया गया है। और डिजिटल पहल की अगर हम बात करते हैं, तो ये जो अमर है आयुष मैन्युस्क्रिप्ट एडवांस रिपोजिटरी और सही शोकेस ऑफ आयुर्वेदिक हिस्टोरिकल इम्प्रिंट्स पोर्टल का ये क्या है? हिस्सा है, जो प्राचीन ज्ञान को क्या कर रहा है? आधुनिक शोधकर्ताओं को उपलब्ध करा रहा है। कार्य क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं, तो जो मनुस्क्रिप्टोलॉजी यानी कि पांडुलिपि जो विज्ञान है, लॉजी जहाँ पे लग जाता है वहां पे क्या आ जाता है? विज्ञान आ जाता है। तो जो पांडुलिपि विज्ञान है ना, और पोलियोग्राफी यानी कि जो प्राचीन लिपि है, उनके अध्ययन पे यह क्या किया जा रहा है? प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ठीक है। अगला सवाल है कि उत्तराखंड ने हाल ही में किस संवैधानिक अनुच्छेद के तहत यूनिफॉर्म सिविल कोड अध्यादेश 2026 को लागू किया है? तो आपको मालूम है कि जो अध्यादेश है वो किसके तहत लागू होता है? अनुच्छेद 213 के तहत लागू होता है। और अगर बात किया जाए कि इसका प्रावधान कहाँ पे है, तो ये आर्टिकल जो 44 है, आर्टिकल 44 है, जो DPSP की बात करता है,
वहां पे क्या है, वहां पे समान समान नागरिक संहिता की बात की गई। समान नागरिक संहिता की बात की गई। ठीक है। जैसे आप इसको समझिए, जैसे कि ये मान लीजिए कि एक छत है। ठीक है। ये क्या है, ये एक छत है और यहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं। और ये जो छत है, इस छत का नाम क्या है, भारत है, और इसके नीचे बहुत सारे लोग रहते हैं। इसमें कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है। ठीक है। तो यहाँ पे मेनली जो जैसे सामाजिक विधि विधान होता है, जैसे तलाक हो गए, शादियां हो गई, इन सब चीजों की जो जरूरत है ना, या फिर मान लीजिए कि जमीन का बंटवारा हो गया, इन सब के मामलों में ये क्या है कि सबके अलग अलग, जैसे शादी करनी है तो शादी हिंदू जो है वो अपने रीति रिवाज यानी कि हिंदू जो मैरिज एक्ट है उसके तहत करता है। मुसलमान जो है वो मुस्लिम जो पर्सनल लॉ बोर्ड है उसके नियमों के तहत करता है। तो इन सबके लिए अलग अलग नियम कानून है। ठीक है। तो क्या है कि जब यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाता है तो इसके तहत इन सबको मिला करके सब लोगों के लिए एक ही प्रोसेस बना दिया जाता है कि अगर आप शादी करेंगे तो आपके शादी का जो विधि विधान होगा, मतलब जो नियम होंगे आपके लिए, वो ये होंगे। तलाक के नियम सभी लोगों के लिए एक जैसा होगा। ठीक है। तो सब लोगों को एक जैसा ही बना दिया जाता है, तो यही है यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है। तो यूसीसी क्या होता है, यूसीसी वही है कि देश के सभी नागरिकों के लिए विवाह, तलाक और संपत्ति जैसे जो निजी मामले हैं, वो धर्म की परवाह किए बिना, इसमें कोई धर्म जो है आड़े नहीं आता है, एक समान कानून जो होता है वो क्या होता है, लागू होता है। अगर हम बात करते हैं कि सबसे पहला किस राज्य में लागू हुआ है, तो वो उत्तराखंड में सबसे पहले लागू हुआ है। उत्तराखंड में, उत्तराखंड राज्य पहला है जहाँ पे ये यूसीसी लागू हुआ है। कि सर इससे पहले भी किसी राज्य में लागू हुआ था क्या, या लागू है क्या, तो गोवा में सबसे पहले हुआ था। अगर पूछा जाए कि स्वतंत्रता के बाद कहाँ पे लागू हुआ है, तो उत्तराखंड में। अगर स्वतंत्रता से पहले से कहाँ पे लागू है, तो गोवा में। अगर बात किया जाए कि ऐसे दूसरा कौन सा राज्य है, तो ऐसे दूसरा राज्य उत्तराखंड हो जाएगा। विधेयक अगर कब पारित हुआ, अगर उसकी बात करते हैं, तो उत्तराखंड जो है, उत्तराखंड विधानसभा ने 7 फरवरी 2024 को यूसीसी जो विधेयक है वो पारित किया था। और राष्ट्रपति को जो इसकी मंजूरी है वो कब मिली थी, वो मिली थी 11 मार्च 2024 में। आप कहेंगे सर ये उत्तराखंड विधानसभा यहाँ पे ये तो पास कर रही है, तो यहाँ पे राष्ट्रपति की क्या जरूरत है, राष्ट्रपति तो यहाँ पे आना नहीं चाहिए। लेकिन आप याद रखिए कि जो हमारी समवर्ती सूची है, आपको मालूम है कि जो अनुसूची अनुसूची जो 12 है, 12 अनुसूची में जो 7वीं अनुसूची है, वो बोलते हैं कि शक्तियों का बंटवारा होगा, शक्तियों का बंटवारा होगा। तो उसी में बात की जाती है कि संघ सूची, राज्य सूची एंड समवर्ती सूची, इन सब की बात की जाती है। तो समवर्ती सूची में जो भी विषय रहते हैं उन पे क्या है कि राज्य और केंद्र सरकार दोनों ही बना देती है। राज्य और केंद्र सरकार दोनों ही इस पे नियम बनाते हैं। तो अभी हुआ क्या है कि जो यूसीसी है ना, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड है, ये राज्य और केंद्र सरकार दोनों के विषय है। इस पे ऑलरेडी क्या है कि केंद्र सरकार ने नियम कानून बना रखे हैं, लेकिन जो उत्तराखंड सरकार है वो भी नियम जब लेके आ रही थी, तो ये दोनों क्या है कि एक दूसरे के विरोध कर रहे थे, एक दूसरे के विरुद्ध थे। कुछ कानून ऐसे थे जो एक दूसरे के विरुद्ध थे। तो यहाँ पे क्या है कि जैसे अगर आप संसद से कोई चीज पारित होती है, तो संसद में आपको लोकसभा, राज्यसभा, उसके बाद राष्ट्रपति के बाद ये क्या होता है कि ये जो विधेयक होता है वो क्या बन जाता है, एक्ट बन जाता है। तो सेम ऐसे ही राज्य में भी ऐसे ही होता है कि विधानसभा विधान परिषद से जब पास होती है, तो राज्यपाल जब इस पे हस्ताक्षर कर देता है, यानी कि अनुमति दे देता है, तो ये भी क्या होता है कि विधेयक से एक कानून बन जाता है, यानी कि बिल से क्या हो गया, एक्ट हो गया। लेकिन अभी तो यहाँ पे विधानसभा और विधान परिषद दोनों ने साइन कर दिया, यहाँ तक कि राज्यपाल ने भी साइन कर दिया। लेकिन जब समवर्ती सूची वाला सब्जेक्ट होता है और कोई विरोध का भावना हो, तो राज्यपाल क्या करता है कि सहमति के लिए इसको कहाँ पे भेजता है, राज्यपाल के पास भेजता है। और राज्यपाल इसे अंतिम क्या करता है, मंजूरी देता है। तो राज्यपाल ने इस पे कब मंजूरी दी थी 11 मार्च 2024 को। ठीक है। लागू होने की इसकी जो तिथि थी वो 27 जनवरी 2025 को थी। ठीक है। और उत्तराखंड जो है यूसीसी लागू करने वाला, आजादी के बाद लागू करने वाला पहला देश बन जाता है। लेकिन अगर पूछा जाए कि उत्तराखंड कौन सा राज्य अगर बना है, केवल ऐसे पूछा जाए तो ये दूसरा राज्य बन जाएगा। किंतु ये जो है, ये अनुसूचित जनजातियों को इससे क्या किया गया है, इससे बाहर रखा गया है। ठीक है।
संवैधानिक हम वैधानिक अगर इसका अधिकार देखते हैं हम, तो अनुच्छेद 213 और अनुच्छेद 44 मैंने आपको ये बता दिया है। लागू जो तिथि है, ये जो संशोधन हुआ है यानी कि जो अध्यादेश आया है, अध्यादेश कब आया है? ये 27 जनवरी को आया है। और इस 27 जनवरी को आने की खुशी में क्या है, यूसीसी दिवस उत्तराखंड सरकार ने बोल दिया कि ये यूसीसी दिवस के रूप में मनाया जाएगा। प्रमुख अगर संशोधन की बात करते हैं तो प्रमुख संशोधन में ये हुआ कि जब यूसीसी यानी कि 2025 में जब यूसीसी उत्तराखंड सरकार लेकर के आई थी, तो उस समय क्या था कि आईपीसी सीआरपीसी आईए 2024 में तो आया था, लेकिन लागू हुआ है 2025 में। तो उस समय आईपीसी सीआरपीसी और आईए जैसी जो हमारी कानूनी किताबें थी वो थी। तो ये जो दंडात्मक प्रावधान थे इनको हटा करके अब क्या है, जो भारतीय न्याय संहिता यानी कि बीएनएस है, बीएनएसएस है और बीएसए है, इनके साथ जोड़ा गया है, जो अमेंडमेंट हुआ है। ठीक है। अगर अब रिश्ता खत्म करना होता है तो वहां पे अब समाप्ति प्रमाण पत्र यानी कि टर्मिनेशन सर्टिफिकेट चाहिए। अगर आपने किसी से रिश्ता खत्म किया तो टर्मिनेशन सर्टिफिकेट अनिवार्य है। पंजीकरण के समय अगर गलत जानकारी देने या पहचान पत्र छिपाने पर सजा और जुर्माने का प्रावधान कड़ा किया गया है। यानी कि जब पंजीकरण करा रहे हैं तो आपको अपना असली पता देना, असली जानकारी देनी है। गलत अगर आपने दी तो आपके ऊपर सजा और जुर्माना दोनों हो सकता है। पहचान का प्रकटीकरण यानी कि डिस्क्लोजर ऑफ जो आइडेंटिटी यानी कि विवाह अगर आप किसी से कर रहे हैं तो उस समय आप अपना असली पहचान, नाम, धर्म बताना जरूरी है। अगर आप इसे छिपाते हैं तो ये जो विवाह है वो नल एंड वॉइड घोषित कर दिया जाएगा, यानी कि इस विवाह का कोई मतलब नहीं है। शब्दावली में भी चेंज किया गया है कि जो विधवा है ना उसको हटा करके विधवा की जगह क्या किया गया है, जीवन साथी कर दिया गया है। ताकि जो उत्तराधिकार है उसमें ये न रहे कि पति पत्नी ये दोनों क्या हो जाए, समान हो जाए। ठीक है। प्रशासनिक अगर बदलाव की देखते हैं तो अपीली जो प्राधिकारी है यानी कि जो अपीलिट अथॉरिटी है, पंजीकरण रद्द करने या विवादों के निपटारे के लिए रजिस्ट्रार जनरल को अंतिम शक्ति दी गई है। यानी कि जो रजिस्ट्रार जनरल है ये मुख्य रूप से इसका क्या होगा, जवाबदेह होगा। और समय सीमा की बात की जाए तो यह स्थानीय रजिस्ट्रार निर्धारित समय में पंजीकरण प्रक्रिया अगर पूरी नहीं करता है तो आवेदन स्वतः ही कहाँ चला जाएगा, जो उच्च अधिकारी है, रजिस्ट्रार जो जनरल है, वहां पे ये चला जाएगा। अगर अपवाद की बात करते हैं तो इसमें जो अनुसूचित जनजाति है उत्तराखंड की, उनको इन सब चीजों से क्या किया गया है, बाहर रखा गया है। उन सब चीजों से क्या किया गया है, बाहर रखा गया है। और अगला अगर हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर्ड विच ईयर एज द ईयर ऑफ द एग्रीकल्चर टू स्ट्रेंथन रूरल इकोनॉमी। यानी कि मध्य प्रदेश सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए किस वर्ष को कृषि वर्ष घोषित किया गया है? तो ये किया है 2026 को। किसने? मध्य प्रदेश सरकार ने। मुख्य घोषणा जो है वो किसके द्वारा की गई है? तो डॉक्टर मोहन यादव द्वारा, जो कि वहाँ के क्या है, मुख्यमंत्री हैं। वर्ष 2026 को कृषक कल्याण वर्ष या कृषि वर्ष घोषित किया है। टैगलाइन इसका जो थीम उन्होंने रखा है वो क्या रखा है, थीम रखा है कि समृद्ध किसान और समृद्ध प्रदेश। अगर लक्ष्य की हम बात करते हैं तो खेती को लाभ का धंधा बनाना और किसानों की आय में गुणात्मक वृद्धि करना है। आर्थिक एवं बजटीय पहलू अगर आप देखेंगे तो 2002 में 2003 में जो कृषि का बजट था वो केवल 600 करोड़ रुपए था, किंतु 2024 और 25 में यह बढ़कर के कितना हो गया, 27,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया। क्षेत्रीय अगर योगदान की बात करते हैं तो जो राज्य के सकल घरेलू उत्पाद है ना, इनको इनका काम क्या है कि इनका जो योगदान है इनको बढ़ाना 45 से 47% करना है, जिससे और मजबूत हो जाए। क्षेत्रीय योगदान के अगर बारे में बात करते हैं तो जो सकल घरेलू उत्पाद है उसमें कृषि का जो, हाँ ये तो 45 से 47% ये हो जाए। मिल्क कैपिटल बनाने के दिशा में ये अपना काम कर रहे हैं कि जो मध्य प्रदेश है वो भारत की दूध एवं राजधानी बनाना चाहते हैं। मध्य प्रदेश को भारत की दूध की राजधानी बनाना चाहते हैं। और राष्ट्रीय जो भागीदारी की अगर बात करें तो जो दुग्ध उत्पादन है उसमें राज्य की हिस्सेदारी की जो 9% है इसको बढ़ाकर के कितना है, 20% करने का इनका लक्ष्य है। इसके लिए कोई योजना भी है क्या? तो हाँ, इसके लिए एक योजना भी इन्होंने खोला है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कामधेनु योजना है। और इसके तहत पशुपालन के लिए 10 लाख रुपए तक का जो ऋण है और सब्सिडी का क्या किया गया है, प्रावधान किया गया है। सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। अगर इससे तकनीकी और डिजिटल सुधार में क्या फर्क पड़ने वाला है, तो इसमें जो ई मंडी है उसे राज्य की जो सभी 259 मंडी है उनको पूरी तरह से डिजिटल और ई मंडी के रूप में विकसित किया जा रहा है। जबकि ड्रोन तकनीक की बात करें तो कीटनाशक जो छिड़काव है वो फसल संरक्षण के लिए नमो ड्रोन
दीदी और अन्य ड्रोन योजनाओं का विस्तार है। वर्तमान में यहाँ पे 40 लाख से अधिक किसान जो है वो सरकार के क्या है डिजिटल पोर्टल पे क्या है पंजीकृत है। और सिंचाई अगर बुनियादी तो ये आप देख सकते हैं कि इसी के तहत क्या किया जा रहा है कि सब जगह पे सिंचाई पहुंच जाए, पानी पहुंच जाए। तो जो केन और बेतवा लिंक परियोजना है इनको बढ़ावा दिया जा रहा है। और जो पार्वती काली सिंध चंबल है परियोजना है, इससे क्या होगा कि जो 16 लाख हेक्टेयर जो अतिरिक्त भूमि उसमें क्या है सिंचाई की सिंचाई की सुविधा मुहैया कराई जाएगी। और वैश्विक अगर वैश्विक प्रशिक्षण के लिए देखा जाए तो जो किसान है उनको इजराइल और वियतनाम और ब्राजील जैसे देशों में आधुनिक जो कृषि तकनीक है उसको सीखने के लिए सरकारी खर्चे पर भेजा जाएगा। अब आपको मालूम है कि इजराइल पे क्या है कि पूरी रेतीली भूमि है, उसके बावजूद भी इजराइल क्या है नंबर वन फुल आपूर्ति करता है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। वर्तमान में भारत के इस्पात यानी कि क्षेत्र की जो कोकिंग कोल की आवश्यकता है ना, उस लगभग कितना प्रतिशत आयात के माध्यम से पूरा किया जाता है। तो ये कितना किया जाता है, ये 95%। यानी कि अगर आपको स्टील बनानी है ना तो स्टील में कोकिंग कोल कोकिंग कोल ये बेहद जरूरी है। बिना कोकिंग कोल के आप स्टील बना ही नहीं सकते। तो कोकिंग कोल कहाँ से आएगा, कोकिंग कोल आता है सबसे ज्यादा कहाँ से आता है, ऑस्ट्रेलिया से आता है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ा क्या है इसका एक्सपोर्टर है। तो ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट होके ये आता है। तो अगर देखा जाए कि जो कोकिंग कोल है वो हमारे लिए कितना लाभदायक है, यानी कि कोकिंग कोल ही जब आ रहा है, बिना कोकिंग कोल के स्टील बनाई नहीं जा सकती। तो ये क्या है कि अगर हमारे यहाँ ये कोकिंग कोल अगर मिल जाए तो फिर स्टील बनाना और आसान हो जाएगा। और जो इंपोर्ट करके हम इतने पैसे खर्च कर रहे हैं उसका जो पैसा है उसकी पैसे की वजह से उत्पादन जो है और ज़्यादा मात्रा में हो सकती है। तो अभी सरकार ने इसी बात पे क्या किया, ध्यान दिया। यह कोकिंग जो कोल होता है ना, कोकिंग कोल जो होता है यानी कि कोकिंग कोयला जो होता है वो साधारण कोयले से क्या होता है बिल्कुल अलग होता है। और इसे गर्म करने पर यह कोक में क्या होता है बदल जाता है। यानी कि ये अलग अलग इसकी क्या है परिस्थितियां हैं। और इसका जो उपयोग है वो स्टील बनाने में किया जाता है, ईंधन और कच्चे माल के रूप में भी किया जाता है। बिना इसके स्टील बनाना क्या है लगभग नामुमकिन है। कानूनी अगर आधार देखें इसका तो इसमें चेंजेस भारत सरकार ने इसमें क्या किया, सरकार ने इसमें माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट जो 1957 चला आ रहा था उसमें चेंज किया। उसका जो फर्स्ट शेड्यूल है उसमें चेंज किया। ये चीजें आपसे पूछी जाएगी कि जो कानूनी आधार है किसमें चेंज किया गया है। माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957 जो उसमें चेंज किया गया है। और चेंज करके उसमें क्या है एक चीज जोड़ी गई है कि क्रिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक मिनरल यानी कि रणनीतिक मिनरल यानी कि रणनीतिक खोज, इसे क्या किया गया है रणनीतिक खनिज इसे घोषित कर दिया गया है। क्रिटिकल यानी कि दुर्लभ और रणनीतिक खनिज, इससे क्या फर्क पड़ जाएगा, इससे फर्क ये पड़ जाएगा कि जब आप कहीं पे खनिज यानी खनने जाएंगे तो जब खुदाई करने जाएंगे तो वहां पे जो अगल बगल के यानी कि वहां पे जो रहने वाले लोग हैं ना उनसे आपको जो लंबी चर्चा करनी होती थी वो लंबी चर्चा आपको नहीं करनी पड़ेगी। आपको जो बाकी के प्रोसेस करने होते थे बाकी के प्रोसेस में आपको अपनी जो समय है वो नहीं गंवानी पड़ेगी। आप डायरेक्ट यहाँ पे जाकर के क्या कर सकते हैं इसका माइनिंग कर सकते हैं। ये इसलिए भी जरूरी क्योंकि इसका मतलब ही हो जाता है कि ये जो चीज है ये देश की सुरक्षा और उसकी प्रगति में बहुत ज्यादा ये मायने रखता है। ठीक है, तो इसीलिए इसमें क्या है सरकार ने चेंजेस किए हैं। कल्चरल एंड स्ट्रेटेजिक मिनरल इसे घोषित कर दिया है। विशेष अगर रियायतें की हम बात करते हैं तो जन सुनवाई जो है वो मैंने आपको बता दिया कि इसमें क्या है छूट मिल जाती है, इसमें नहीं करना पड़ता। और इसके खनन के लिए जो डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंड का उपयोग है वो कंपेंसेटरी अफोरेस्टेशन यानी कि प्रतिपूरक वनीकरण के लिए करने की अनुमति दे दी गई है। यानी कि आपको कुछ ज्यादा समय अपना गंवाना नहीं पड़ेगा। इससे क्या हो जाएगा, तो इससे ये हो जाएगा कि जो भारत में लगभग 37.37 जो बिलियन टन है कोकिंग कोल उसका संसाधन अभी फिलहाल है। अगर देखा जाए कि कौन सा जो राज्य है वो नंबर वन पे आता है उत्पादक में, तो नंबर वन पे है झारखंड। झारखंड नंबर वन पे आता है, उसके बाद मध्य प्रदेश आता है, फिर पश्चिम बंगाल, फिर छत्तीसगढ़। अगर आयात निर्भरता की बात करें तो हमारा जो 95% कोल है वो कहाँ से आता है, वो आता है ऑस्ट्रेलिया से। मतलब ऑस्ट्रेलिया नंबर वन है, आता है बाहर से यानी कि विदेश से। ऑस्ट्रेलिया रूस और अमेरिका, लेकिन नंबर वन ऑस्ट्रेलिया है। तो थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए।